हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ताबनी लव स्टोरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। क्या हो गया है गाइस, मेरी स्टोरी पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। क्या आप चाहते हो मैं स्टोरी बंद कर दूं? अरे भाई, एंड तक तो पहुंचाने दो। एंड बाय द वे, मैंने अपना सेकंड चैनल की स्टोरी लिंक भी आपको इसमें ऐड कर दिया है। जो मेरी सेकंड वाली स्टोरी सुनना चाहता है वो वहाँ से देख सकता है। फ़िलहाल हम अपनी ये वाली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे। कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना ही था कि हमनी ने इंगेजमेंट कर ली होती है तेजू से, और तेजू को कहीं ना कहीं फील भी हो जाता है कि हो ना हो जिस इंसान से उसकी इंगेजमेंट हुई है वो अपनी ही है। बट वो जब अपनी के पास जाती है तो उसके फिंगर में कोई रिंग नहीं होती। चलो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। अपनी उस पार्टी से निकल जाती है बैक टू चंडीगढ़ जाने के लिए। बट उससे पहले वो अंकल के घर जाती है। वहाँ पे अंकल ने सारा अरेंजमेंट कर दिया होता है अपने के लिए, सारे कपड़े उसके बैग पैक कर दिया होता है। तो अपनी बोलती है थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने इतनी हेल्प की मेरी। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ ये तो मेरा फ़र्ज़ था गुड़िया, बट तुमने जो किया है ना वो बहुत लाजवाब है। तो फिर अपनी बोलती है कि हाँ बट मैं यहाँ से जाने से पहले एक काम ज़रूर करके जाऊँगी। तो अंकल बोलते हैं क्या काम? बोलती है बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा और रात होने दीजिए, बस वो काम होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। बोलते हैं ओके बेटा, मैंने तुम्हारा सारा वो कर दिया है और गाड़ी भी तुम्हारे लिए आ गई है, तो तुम उसको लेके चले जाना। मम्मी बोलते हैं जी अंकल जी। तभी अपनी टाइम देखती है कि अभी 1 घंटा और है, तो वहीं पे घर पे रहती है और खाना खा रही होती है, क्योंकि पार्टी से तो वो खा के नहीं आई होती है। ऑलमोस्ट उसका 1 घंटा निकल जाता है। 1 घंटे में उसके पास कॉल आता है। मम्मी बोलती है ओके आप रेडी हो? तो सामने वाला पर्सन बोलता है यस मैम वी आर रेडी। बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। अपनी बाहर निकल के जाती है, अपनी कार को लेके जाती है और उसी लोकेशन पे पहुंचती है। उन लोगों को भी वही लोकेशन सेंड कर दी होती है। वहाँ पर जाके देखती है कि बहुत सारे पुलिस फोर्स होती है, बहुत सारे आर्मीज़ ऑफिसर होते हैं, वो सब लोग। और अपनी ने फुल लोकेशन बता दी होती है जहाँ पर वो लड़कियाँ कैद होती हैं। तो जो आर्मीज़ लोग होते हैं वो सब लोग उस तहखाने में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, उन सब लड़कियों को बाहर निकालते हैं। और जो गुंडे होते हैं रतन सिंह के, उन सबको भी वो पकड़ लेते हैं। हालांकि उनसे पूछताछ की जाएगी और वो काम अपनी ही करेगी। अभी अपनी का काम होता है उन सबको सेफली वहाँ से निकालना, उस ब्लैक मनी को अपने हाथ में ना, और जो हथियार हैं उन सबको भी अपने कब्जे में लेना, जो अपनी बखूबी कर देती है। रतन सिंह को तब तक कोई भनक नहीं लगी होती, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पकड़ ले जाते हैं और वो लोग जाने वाले होते हैं, तो एक आदमी जो बच के निकल गया होता है वो रतन सिंह के पास जाता है और उनको सारी वारदात बताता है कि ये हो गया है, पुलिस की रेड पड़ गई थी वहाँ पर। रतन सिंह शॉक्ड रहता है, बोलता है क्या हो गया, ये कैसे हुआ, कौन है वो गद्दार? तो उस आदमी को नहीं पता होता। तो वो रतन सिंह तभी अपने भाई को बुलाता है और उसको बोलता है कि ये हो गया है। तो उसका भाई बहुत शौक होता, बोलता है कि हमने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, ये कैसे हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो रतन सिंह बोलता है आप चिंता मत कीजिए भैया, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ और मैं सारा सामान आपका फिर से निकलवा लूँगा। वैसे भी ये कहाँ ही जाएगा, चंडीगढ़ ही जाएगा ना, और चंडीगढ़ तो पूरा मेरे कब्जे में है। तो तभी वो जो गुंडा होता है वो बोलता है कि वो लोग अभी अभी निकले हैं, अगर हम चाहें तो उन लोगों को यहीं पकड़ सकते हैं। तो रतन सिंह बोलता है नहीं, यहाँ नहीं, अगर यहाँ पकड़ेंगे और इतनी संख्या में, तुम जैसे बता रहे हो कि वो लोग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में थे, तो हमारे छुच्छे से गुंडे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका, उनको जाने दो। जैसे ही वो लोग चंडीगढ़ पहुँचेंगे मैं वहाँ से उनको निकलवा लूँगा, उस चीज़ की टेंशन नहीं है। और वहाँ दूसरी तरफ जो तेजू होती है वो अपने रूम में चली जाती है रेस्ट करने के लिए। उसको बार बार बस एक चीज़ याद आ रहा होता है कि आखिर वो कौन है, सच में क्या वो अपनी थी क्या? अगर वो अपनी हुई तो अरे भाई ये कौन? देखो गाइस, आपको अगर बैकग्राउंड में गाय की आवाज़ सुनाई दे तो मेरे घर के नीचे वो अभी आ गई है कहीं से। अब जब तक वो जाएगी नहीं तब तक तो आपको सुनाई देगी। तो सोचते मैं कल ही जाऊँगी और अपनी से बातें करूँगी। आई नो कि उन्होंने मुझे क्लियरली जवाब नहीं दिया है,
बट मैं दोबारा से उनके पास जाऊँगी और दोबारा से उनको पूछूँगी और मैं कल की कल ही जाऊँगी। तो हँसते जो है वो वहाँ जा अपने रूम में जाके सो जाती है क्योंकि वो काफ़ी थक गई होती है और दूसरी साइड अपनी निकल गई होती है हरियाणा से। वो अपने जो भी उनके साथ ऑफिसर्स होते हैं, जो भी पुलिस वाले और जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो सब चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन अपनी ये काम बहुत अच्छा करती है कि वो डायरेक्ट चंडीगढ़ नहीं जाती क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर इन सबको वो चंडीगढ़ लेके जाएगी तो रतन सिंह ये सब छुड़वा लेगा। इसके बजाय वो इसको डायरेक्ट लेके जाती है दिल्ली क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि दिल्ली में वो है इतना पावरफुल, लेकिन वो दिल्ली में वीक पड़ जाएगा और इस जितने भी हैं इन सब चीज़ को हम वहाँ जाके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और जितनी भी लड़कियाँ उन सबका चेकअप अच्छे से हो जाएगा दिल्ली में। तो ये सोच के अपनी डायरेक्ट दिल्ली जाती है। अब दिल्ली इतना भी पास नहीं होता तो उसको रात में निकले होते हैं सब लोग, सुबह पहुँच जाते हैं। सुबह सुबह ही अपनी उन गुंडों को तो अब जेल में बंद कर देती है और पुलिस वालों से उनसे पूछताछ करने के लिए बोलती है और थर्ड डिग्री टॉर्चर के बोल देती है कि जब तक ये अपना मुंह ना खोले मार रुकनी नहीं चाहिए, टॉर्चर रुकना नहीं चाहिए। तो वो लोग अपनी की बात सुन के चले जाते हैं और अपनी वो करती है, उन सारी लड़कियों को हॉस्पिटल लेके जाती है, उनका सबका चेकअप करवाती है और सब में यही होता है कि इन लड़कियों के एग्स निकाले होते हैं। इवन इनको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया होता है जिससे बहुत जल्दी इनके एग बनते हैं और वो ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन द मीन्स हम बहुतों को तो पता होगा, हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो एग्स बनने के बाद निकलते हैं। तो वही जो पीरियड्स बन जाते हैं, बट उससे पहले ही रतन सिंह और उसकी टीम वो सब एग्स निकलवा लेती थी। तो हमने बोलती है कि डॉक्टर साहब इनकी सबकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाया गया है हर चीज़ का कोई एक साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या इस इंजेक्शन का भी कोई साइड इफ़ेक्ट है? तो डॉक्टर बोलता है यस, इस इंजेक्शन का भी साइड इफ़ेक्ट है और बिल्कुल है, वो इन सब की बॉडी में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। इन सब की बॉडी बहुत वीक हो गई है। इवन अब जितने इन सब की बॉडी से एग निकले कुछ टाइम के बाद, ये लड़कियां 20-20 22 साल की है लेकिन 30 साल तक इनके पास एग्स ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अब बोलती है कि इसका कोई सॉल्यूशन तो देखो अपनी जी, इनका ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये तो प्रकृति का है और हम इसके साथ क्या ही छेड़छाड़। बस ये है कि हम इनका ट्रीटमेंट चला सकते हैं और जो इनका 40 साल 45 साल पे जो इनका मेनोपॉज होता है वो हम 35 साल तक कर सके, क्योंकि 30 साल पे ही इनका वो रुक जाएगा। तो तभी अपनी बोलते हैं जो आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है आप कीजिए, क्योंकि इतनी सारी बच्चियाँ हैं, इन सब की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कोई भी माँ नहीं बन पाएगी। रतन सिंह ने ऐसे इंजेक्शन लगाए होते हैं जिसकी वजह से वो एग्स तो निकाल लेती है लेकिन उनके पास एग्स की कमी हो जाती है, क्योंकि हर एक फ़ीमेल के पास लिमिटेड होते हैं जो हमको 40-45 साल तक ही मिलते हैं। उसके बाद में हमारे पीरियड्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो अपनी उन जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सबको फ़ीमेल्स के लिए अलग से पुलिस का हॉस्टल होता है, उन सबको वहाँ पर भेजती है और सब लोगों को स्ट्रिक्टली बोल देती है कि अगर इन लड़कियों में से एक भी लड़की गायब हुई या किसी को भी कुछ हुआ तो मैं ऑन द स्पॉट उस इंसान को गोली मार दूँगी। तो इनकी बचाने की ज़िम्मेदारी आप लोगों की है। वो पहले ये सब लोगों को डिटेल में बता देती है और वो जाती है उस ब्लैक मनी प्लस उस गन्स वगैरह का कुछ करने के लिए। तो वहाँ जाके वो देखती है कि उस जगह रतन सिंह के कुछ लोग होते हैं, क्योंकि रतन सिंह को पता चल गया होता है कि वो लोग चंडीगढ़ ना जाके दिल्ली पहुंच गए हैं। तो रतन सिंह को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कौन है इसके पीछे। तो तभी एक आदमी बोलता है अवनीत। रतन सिंह बोलता है अच्छा, मुझे लगा ही था कि ये अपनी का ही प्लान होगा, क्योंकि मुझे टच करने की हिम्मत सिर्फ उसकी हो सकती है और किसी की नहीं। अब अपनी तुम चाहे इसको दिल्ली लेके जाओ या जहन्नुम, मेरी चीज़ मेरी है और मैं उसे लेकर रहूँगा। अपनी जो ब्लैक मनी होती है उसको सरकार को दे देती है और कुछ ब्लैक मनी को वो डोनेट कर देती है, क्योंकि पता होता है सरकार ले लेगी, वो अपना यूज़ में लेंगी। बट वो कुछ जैसे अनाथ आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम, इन लोगों को वो डोनेट कर देती है, वो भी सीक्रेटली। और जो गन्स वगैरह होती है उन गन्स वगैरह को वो अपने पुलिस स्टेशन जो जगह जगह होते हैं वहाँ पे वो सरकार को दे देती है, जो जिस वजह से वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि वो गन्स एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं।
जब अम्मी का वहाँ पे काम ख़त्म होता है तो वो सबको बोल के आती है कि इन लोगों की जिम्मेदारी आपकी है और मैं हर दिन अपडेट लेती रहूँगी। और हाँ, इन लोगों के माँ बाप को ढूंढने की ज़िम्मेदारी भी आप लोगों की। आप जाओगे गाँव में, पता करोगे, इनसे पूछोगे इनकी डिटेल, ये कहाँ से बिलोंग करती है, और उनको बाकायदा उनके घर पहुँचाओगे। जिस भी लड़की को उसके घर पहुँचा के आओगे, उसके माँ बाप की फ़ोटो उसके साथ लोगे, मुझे सेल्फ़ी सेंड करोगे। इवन 2-3 दिन तक वहाँ रहोगे कि एक्चुअल में वो उस लड़की के माँ बाप हैं या नहीं है, उनसे प्रूफ लोगे, बचपन का फ़ोटो लोगे, कोई भी आईडी सब कुछ लोगे। उसके बाद ही तो वहाँ पे उसे छोड़ के आओगे परमानेंटली। गॉट इट? तो सारे लोग बोलते हैं यस मैम। और वहाँ दूसरी तरफ सुबह होती है और आई मीन तेजू के हिसाब से सुबह होती है और वो देखती है कि हाँ चलो, तो तभी देखती है उसके पापा गेट खटखटा रहे होते हैं। तो जाती है अपनी गेट, आई मीन तेजू गेट खोलने। वहाँ जाके देखती है कि पापा आप इतनी सुबह सुबह, तो कि हमें अभी के अभी निकलना होगा चंडीगढ़, तुम तैयार हो जाओ, बैग पैक कर लो अपना। तो तेजू बोलती बट इतनी जल्दी? तो तेजू आप बोलते हैं कि हाँ मैंने कहा ना हमें अभी निकलना है, तुम अभी रेडी हो जाओ, हमें आधे घंटे में निकलना है। तो तेजू जल्दी से वॉशरूम जाती है, रेडी होती है, फिर वो सोचती है यार मुझे अपनी से बात करनी थी। फिर वो अपनी को कॉल करती है बट अपनी उसकी कॉल पिक नहीं करती है। फिर इग्नोर मार देती है क्योंकि वो पहले ही बहुत बिजी होती है। वो अपनी माँ को कॉल कर देती है कि अब आप लोग आ सकते हो, मैं आ गई हूँ चंडीगढ़। तो उसकी माँ भी वहाँ से निकल जाती है अपनी बहन के, अपनी मतलब बेटी के साथ में, किया के साथ में। और इधर की तरफ जो रतन सिंह होता है वो भी ऑलमोस्ट निकल जाता है हरियाणा से चंडीगढ़ जाने के लिए। वो दोनों 1-2 घंटे में पहुंच जाते हैं और वो भी 2-3 घंटे में अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी की जो मॉम है और बहन है वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी उनसे बातें करती है, उनको सारा बताती है, नॉट किया ओनली अपनी की मॉम, क्योंकि वो जानती होती है पहले से ही कि अपनी कहाँ गई है। तो अपनी की मॉम बोलती है कि मुझे तुम्हें प्राउड है कि तुम मेरी बेटी हो और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये जो काम तुम करती हो ना शायद ही कोई कर पाएगा। तो आपने बोल दिया आई नो मॉम, मैं अपनी जान लगा दूँगी लेकिन रतन सिंह को तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। और उधर जो तेजू है वो भी अपने घर पहुंच गई होती है। वो लगातार नॉन स्टॉप कॉल कर रही होती है अपनी को, लेकिन अपनी कॉल पिक नहीं कर रही होती है। फिर सडन बहुत देर बाद अपनी कॉल पिक करती है। वो अपनी बोलती है तुम्हें इतने कॉल्स तुम मुझे कर रही हो, अगर मैं कॉल पिक नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बिज़ी हूँ। इतना सेंस है तुम्हारे अंदर कि नहीं है तेजू? तो एकदम से जब अपनी चिल्लाती है तो तेजू थोड़ा डर जाती है और उसे आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप बिजी हो, मुझे लगा कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो चल मैं बार बार कर रही थी। तो जब अपने देखती है कि वो उसकी रोने वाली आवाज़ आ रही है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। बोलती है कि देखो मैं मेरे घर पे हूँ, ठीक है, तुम्हें कुछ बोलना है तुम आओगे यहाँ तब बोल देना। तभी तेजू बोलती है कि अब मैं भी चंडीगढ़ आ गई हूँ। तो हमने बोलते हैं ग्रेट, फिर तो तुम कल कॉलेज जाओगी? तो तेजू बोलती है हाँ, तो मेरे घर ही मिल लेना ना मुझसे, क्या बात करनी है तुम्हें, ठीक है तो कल मिलते हैं। तो तेजू बोलती है ठीक है। अपने अपने काम में लग जाती है, दोबारा से अपने घर से काम कर रही होती है बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई होती है। रात भर वो सोती नहीं है तो उसके बॉडी को भी एनर्जी की नीड होती है, तो वो सो जाती है थोड़ी देर के लिए। बहुत तेजू होती है, वो बिल्कुल भी नहीं सोती है, उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि आखिर वो अपनी थी तो अपनी मान के लिए, और उन्होंने मुझे सगाई क्यों की, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करूँ मैं। तेजू ये सोच सोच के पागल हो रही होती है। वहाँ रतन सिंह अपने हर शोज़ लगा के उन लड़कियों का और अपनी जो ब्लैक मनी और बंदूक होती है उनका पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सुराग नहीं मिलता। उसे ये भी नहीं पता चलता कि आखिर वो लड़कियाँ गई तो गई कहाँ, दिल्ली से भी कहाँ गायब हो गई। उसकी ब्लैक मनी का उसे बहुत मुश्किल से पता चलता है कि वो सरकार को हमनी ने दे दिए, और जो उसकी गन्स हैं उनका भी नहीं पता चलता है आखिर कहाँ गई। तो रतन सिंह प्लान बना लेता है कि वो नहीं छोड़ेगा अपनी को, अब उसको उसकी फैमिली को मरना होगा क्योंकि उसने उसका बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया होता है। तो रतन सिंह अपने गुंडों को बुलाता है और बोल देता है कि कल कल अपनी सूरज ना देख पाए, और अगर उसने कल का सूरज देख लिया तो तुम कल का चाँद नहीं देखोगे। तो जो लोग होते हैं उसके गुंडे वो डर जाते हैं, बोलते हैं कि बॉस आप टेंशन मत लीजिए, अपनी कल का सूरज नहीं देखेगी। और वो वहाँ से चले जाते हैं, अपना प्लान बनाते हैं कि उसको कैसे मारा जाए।
लेकिन अपनी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती है कि आखिर उसके साथ होने वाला क्या है। और दूसरी तरफ दो तेजू होती है, उसने ये सुन लिया होता है क्योंकि वो नीचे आ रही होती है जब उसके पापा बोल रहे होते हैं उन लोगों के अब निकल का सूरज नहीं देखेगी। तो तभी वो अपना फ़ोन लेती है और घर से निकल जाती है छुप छुप के। अपनी जो कार गाड़ी होती है उससे नहीं जाती है क्योंकि गाड़ी लेके जाएगी तो उसके पापा को कहीं ना कहीं पता चल जाता है। तो वो ऐसे ही जाती है, बाहर से ऑटो पकड़ती है और अपने के घर जाके पहुंच जाती है। उसे जाते जाते रात भी हो जाती है क्योंकि वो रात की ही बातें होती हैं। वहाँ जाके वो अपने की बेल बजाती है बट कोई नहीं खोल रहा होता क्योंकि काफ़ी रात हो गई होती है। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा बेल बजा रही होती है तो फाइनली उसकी मॉम उठ के आती है और उसको बोलती है कि अरे तेजू, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हो गया? तेजू बोलती है कि आंटी नमस्ते, वो अपनी अपनी कहाँ है, अपनी देखिए अपनी अपनी अपने कमरे में क्या हो गया? बोलती है कि नहीं मुझे उनसे काम है। और सुनो मेरी बात, आप किया को लेके जाओ। तो अपनी की मॉम बोलती है कि बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, तुम ऐसे भागी भागी कहाँ से आ रही हो? तेजू बोलती है कि आंटी टाइम नहीं है, आप ऐसा करो किया को लेके जाओ और अपनी को लेके जाओ। अभी कुछ दिन में मेरे पापा ने गुंडे भेजे आप सबको मारने के लिए, अब प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। तो अपनी की मॉम शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या क्या बोल रही हो बेटा तुम? कि मैं सच बोल रही हूँ आंटी, प्लीज़ जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलिए आप सब लोग, वरना कुछ देर में गुंडे आते ही होंगे। तो अपनी की मॉम जल्दी से भागती है किया के रूम में, उसे उठाती है लेकिन वो नहीं अभी नहीं जा पा रही होती है। तो तेजू भागती है अपनी के रूम की तरफ, अपनी बहुत जोर से वो गेट बजाती है बट अपनी बहुत गहरी नींद में सो रखी होती है क्योंकि वो थकावट बहुत ज़्यादा उसे थकावट होती है, वो नहीं खोल रही होती। और जो अब तेजू है वो नॉन स्टॉप बजाई जा रही होती है उसका डोर बट अपनी नहीं खोल रही होती। तभी उसकी मॉम आती है कि बेटा क्या हुआ? तेजू बोलती है कि आंटी वो तो गेट ही नहीं खोल रही है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचाऊँ उनको? किया बोलती है वो बाहर की तरफ ना विंडो है और मुझे लग रहा है कि वो खुली होगी। अब मैं वहाँ से जाती हूँ और सेफली दीदी को जगा के आती हूँ। तो तेजू बोलती है कि नहीं नहीं मैं जाती हूँ, ऐसा करती हूँ, तुम जल्दी से कहीं तुम चले जाओ यहाँ से, मैं इनको लेके आती हूँ, प्लीज़ अपना फ़ोन चालू रखना। तो किया बोलती है कि नहीं हम दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो तेजू उनसे बोलती है कि प्लीज़ जाओ यार, मैं लेके आ रही हूँ ना। तो किया की मॉम बोलती है कि चलो बेटा उसे कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो किया की मॉम लेके जाती है किया को अपने साथ और वहाँ से वो गाड़ी लेके घर से थोड़ा सा बाहर जाके गाड़ी को बंद करके खड़े रहते हैं वहीं पे, क्योंकि उनको पता होता है कि लोग उनको सब जगह ढूंढेंगे लेकिन ऐसी लोकेशन पे कहाँ, क्योंकि गाड़ी तो हर किसी के घर के बाहर होती है। तो वो वहाँ जाके छुप जाते हैं थोड़ी दूरी पे जाके। और जो तेजू होती है वो जल्दी से गेट से पोल के थ्रू, वहाँ सीढ़ियाँ होती है वहाँ उस ऐसे थ्रू बहुत मुश्किल से चढ़ जाती है अपनी की विंडो तक और अपनी की विंडो पे जाके देखती है कि अपनी बहुत सुकून से सो रही होती है। अब वो आवाज़ देती है लेकिन अपनी फिर भी नहीं सुन रही होती, तो उसके पास यही होता है कि वो घुरूम में कूदे। और जब वो ऐसा कर रही होती है तो उसका पैर स्लिप होता है, तो एक बार के लिए वो गिरती है और उसके पैर में बहुत ज़ोर से चोट लगती है, इवन उसके ब्लड भी निकलने लग जाता है। फिर वो दोबारा चढ़ती है। उस टाइम पे उसे ये भी नहीं फील हो रहा होता है कि मेरे पैर की शायद फ्रैक्चर हो गया है, वो नहीं दिखता उसे कुछ भी। वो फिर से ऊपर चढ़ती है और फिर से वो पहुंच जाती है ऑलमोस्ट अपनी के रूम तक। उसमें घुसती है, उसमें जब कूदती है तब भी उसकी में बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, तब अपनी की आँखें थोड़ी थोड़ी खुलती है। तो वो बोलती है कौन, बट उस टाइम भी उसकी आँखें प्रॉपर नहीं खुलती। तो जल्दी से तेजू अपनी के पास जाती है और लाइट ऑन करती है। तो अपनी पूरी तरह जग जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा सर, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? और बालकनी से, आई मीन विंडो से क्यों आई हो तुम? तो तेजू बोलती है वो पापा के गुड्डू आपको मारने आ रहे, अब जल्दी चलो यहाँ से। तो अम्मी बोलती है व्हाट, और तुमसे किसने कहा? बोलती है कि मैंने सुना था पापा को ऐसे बोलते हो, प्लीज़ प्लीज़ कैसे चलो। तो अम्मी बोलती है रुको मैं मॉम और अपनी बहन को लेके आती हूँ। तो बोलती है कि नहीं मैंने उनको पहले ही निकाल दिया, आप बचे हो, आप गेट नहीं खोल रहे थे। अम्मी बोलती है ठीक है चलो। तो वो उसको घर से बाहर से ले मतलब बाई सीढ़ियाँ लेके जा रही होती है मेन डोर से, पर दो देखती है कि गुंडे ऑलमोस्ट घर में घुस चुके होते हैं। तो जो अपनी होती है वो बोलती है ओ माय गॉड, गुंडे घर में घुस गए और इस टाइम पे मेरी गन भी मेरे पास नहीं है। तो जो तेजू होती है वो बोलती है कि आप ऐसा करो यहाँ से जाओ और आप उतरो। बोलती तुम उतरो पहले, कि नहीं आप उतरो, क्योंकि अब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है तेजू के पैर में, अब उसे चला भी नहीं जा रहा होता। तो अपनी बोलती तुम्हारे पैर में क्या हो गया? देखिए वो कुछ नहीं, वो मैं थोड़ी सी स्लिप हो गई थी तो शायद थोड़ी लग गई है। तो अपने उसको देखती है और उसे फील करती है क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता होता है। बोलती है तुम्हारी पैर की
हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, तुम कैसे जाओगी यहाँ से। तो तेजू बोलती है वो लोग मुझे नहीं आपको मारने आ रहे, मैं तो यहाँ रहूँगी, आप जाओ प्लीज़, जाओ प्लीज़ अपनी जान बचाओ। तो अपनी बोलती है नहीं मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। पर तेजू बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है तो अपनी उसका फेस पकड़ लेती है, उसको बोलती है मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हें सुनाई नहीं देता। फिर तेजू उसको पूछती है कि वो कल आपने मुझसे इंगेजमेंट की थी ना। हम नहीं कुछ नहीं बोल रहे होते। ये तेजू फिर से बोलती है कि प्लीज़ बताओ ना, आप ही थी ना वो जिसने मेरे साथ इंगेजमेंट की। तो अपनी बोलती है नहीं मैं नहीं थी वो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो तेजू फिर से बोलती है बता दो ना प्लीज़, प्लीज़ बता दो। तभी वो जो गुंडे होते हैं वो अपनी का गेट तोड़ देते हैं और बहुत सारे होते हैं वो खुलते हैं और उनके हाथ में गन्स होती हैं। वो अपने के ऊपर गन तान देते हैं कि ए लड़की तेरी वजह से हमारी बॉस को इतना नुकसान हो गया है, और हाँ बॉस ने हमसे कहा है आज के बाद तू कल का सूरज देखेगी नहीं। तो अपनी के फेस पे स्माइल होती है, वो तेजू को अपने पीछे कर लेती है और बोलती है कि ऐसा तुमसे किसने कहा कि मैं कल का सूरज नहीं देखूँगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ना देखो कल का सूरज, हाँ क्योंकि तुम गलत इंसान के पास आए हो और तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा होगा कि तुम सच में गलत इंसान के पास आए हो। जो अपनी होती है वो उन लोगों को मारती है, हालांकि उनके हाथ में गन्स होती हैं पर वो लोग गोली चलाते नहीं हैं। बहुत लोगों को मारती है धीरे धीरे क्योंकि अपनी को बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल्स होती है। और तेजू वहाँ पे कोने में छुप गई होती है क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द भी हो रहा होता है। उनमें से 2-3 गुंडे गन भी गोली भी चला देते हैं लेकिन वो अपनी के लगती नहीं है। तो वो मारते मारते नीचे जाती है और तेजू भी ऐसे ही नीचे जा रही होती है उसके पीछे पीछे। तभी सडन एक पीछे से एक गुंडा आता है और वो गोली चला देता है, जो गोली अपनी के सीधे दिल पे लगने वाली होती है लेकिन बीच में आ जाती है तेजू, और तेजू के वहीं लगती है जहाँ अपने का दिल होता है, आई मीन तेजू का दिल होता है, उसके पास वो गोली लग जाती है। और एकदम से जब वो गुंडे देखते हैं कि ये तो रतन सिंह की बेटी है, वो ये यहाँ क्या कर रही है, तो वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जो अपनी होती है वो एकदम से चिल्लाती है कि तेजू क्या किया तुमने पागल, तेजू प्लीज़ आँखें खोलो। वो बेहोश हो गई होती है, वो जल्दी से उसे अपनी गोदी में उठाती है, अपनी मॉम को कॉल करती है तो उसकी मॉम जगी होती है, बोलती है हाँ बेटा। तो मॉम आप कहाँ हो, गाड़ी कहाँ है तुमसे, बेटा हम यहाँ हैं इस लोकेशन पे गाड़ी पे। होती है मॉम जल्दी घर आओ प्लीज़ जल्दी घर आओ। तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो वो देखते हैं कि तेजू नीचे पड़ी होती है, उसकी गोली लगी होती है। तो अपनी की मॉम बोलती है इसको क्या हो गया, ये कैसे हो गया, बेटा जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके चलो। तो अम्मी की आंखों में आंसू होते हैं, वो रो रही होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है इसको कुछ हो गया ना मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मॉम इसको बचा लो। अब अम्मी की मॉम ये सब देख रही होती है और उधर से किया भी देख रही होती है कि मेरी बहन किसी के लिए इतना पागल हो रही है। वो बोल रही है कि प्लीज़ मॉम प्लीज़ प्लीज़ इसे बचा लो प्लीज़ मॉम, मैं सच में इसके बिना मर जाऊँगी प्लीज़। तो जो तेजू की मॉम अपनी की मॉम होती है वो जल्दी से उन दोनों उठा के उनको गाड़ी में लिटा दें क्योंकि अपनी की बॉडी में जान ही नहीं होती जब से तेजू को गोली लगी होती है। अपने को भी वो बाले में बिठाते हैं और गाड़ी बहुत स्पीड से भगाते हैं, जो नियर बाई सिटी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे वो लेके जाते हैं। और दूसरी तरफ जो रतन सिंह के गुंडे होते हैं वो भागे होते हैं दोबारा से रतन सिंह के घर पे और उनको जाके बोलते हैं कि बच गई अपनी। तो रतन सिंह बोलते हैं अब तुम लोग कल का सूरज तुम लोग नहीं देख पाओगे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उसे मार के भी नहीं आ पाए और यहाँ भी आ गए। तभी एक गुंडा बोलता है कि आपकी बेटी थी वहाँ पे। तो रतन सिंह बोलता है क्या मेरी बेटी तेजू वहाँ कैसे आप चली गई। देखिए सर उसे गोली लगी है। तो जैसे ही रतन सिंह ये सुनता है कि उसको गोली लगी है दिल के पास तो वो एकदम से नीचे बैठ जाता है, बोलता है तुम लोगों को मैं जान से मार दूंगा, किसने गोली चलाई थी। तो एक गुंडा बोलता है कि सर हमने अपनी पे गोली चलाई थी लेकिन वो बीच में आ गई और हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आ गई, वो गोली उसके लग गई है। बोलते कि कहाँ है मेरी बेटी, मैं पूछता हूँ मेरी बेटी कहाँ है। बोलता है कि शायद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो रतन सिंह फिर जल्दी से भागता है अपने के घर की तरफ, पीछे से उसकी जो वाइफ होती है वो भी सुन लेती है, वो भी जाती है रतन सिंह के साथ में। वो दोनों भागते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से हॉस्पिटल गए हैं। वो नियर बाई उसके घर के आसपास के हॉस्पिटल में देखते हैं लेकिन जो अपनी होती है वो सिटी हॉस्पिटल में तो लेके जाती है। उस टाइम पे उसकी जो ट्रीटमेंट होता है वो चल रहा होता है लेकिन जब डॉक्टर है वो बोलते हैं कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, आपको बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो अपनी उसे सीधे
आर्मी हॉस्पिटल लेके जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि कहीं भी हमारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन एक आर्मी हॉस्पिटल बहुत सेफ़ है और उसके लिए तेजू के लिए भी बहुत ठीक है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स को गोली लगती रहती है और उनको कहाँ कहाँ गोली लगती है उन्हें निकालने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को। अपनी वहाँ लेके जाती है, वहाँ पर जाके डॉक्टर्स बोलते हैं कि गोली दिल के पास क्या, ऑलमोस्ट दिल के ऊपर है, बट किसी चीज़ की वजह से वो गोली रुकी हुई है। अगर हमें उसे निकाला ना तो हो सकता है कि निकालने में वो गोली दिल को टच कर जाए और तेजू की मौत भी हो सकती है। तो अपनी बोलते हैं कि डॉक्टर बचने के चांस कितने। डॉक्टर बोलता है कि 1%, सिर्फ 1%, और खून इतना बह गया है कि वो 1% भी गॉड के हवाले। तो तेजू बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए, अगर 1% भी चांस है ना, प्लीज़ कोशिश करना वो 100% हो जाए और आप इस लड़की को बचा सको, प्लीज़। तो डॉक्टर बोलते हैं मिस अपने आप टेंशन मत दीजिए, हम अपना 100% देंगे और हो सकता है कि ये लड़की बच जाए। तो अपनी बोलते हैं जी। तो वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, मतलब ओटी में लेके जाते हैं तेजू को। और उसी टाइम पे तेजू के मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं, मतलब रतन सिंह और शोभा जी। तो बोलते हैं कि कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी। वो अम्मी का गला पकड़ लेते हैं, उसको बोलते तेरी वजह से आज मेरी बेटी मौत के मुंह में झेल रही है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अम्मी को बहुत गुस्सा आती है, वो रतन सिंह को धक्का देती, बोलती मेरी वजह से? गुंडे तूने भेजे थे रतन सिंह, गुंडे तेरे थे, गोली तेरे गुंडों ने चलाई है, ठीक है। और आज आज हॉस्पिटल में मेरी अम्मी, वो पूरा नहीं बोलती है, बोलती आज हॉस्पिटल में तेरी वजह से तेरी बेटी पड़ी है, तेरे कुकर्मों का नतीजा है वो मिस्टर रतन सिंह। तो समझता है कि अगर उससे कुछ हो गया ना तो मैं तेरा पूरा ख़ानदान जला दूँगी, तू समझ रहा है। तो रतन सिंह बोलता है वो मेरी बेटी है, तू मुझे क्या जलाएगी, मैं तेरा पूरा ख़ानदान जला दूँगा। इन दोनों में बहस हो रही होती है, तभी एक डॉक्टर आता है, बोलता है कि हॉस्पिटल है, यहाँ पे हंगामा करने से बेहतर है कि आप बाहर जाके बातें करें। सो गाइस, आज की स्टोरी हम यही स्टॉप करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या एक नई लड़की की या फिर नई हीरोइन की एंट्री होने वाली है, और क्या तेजू का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा, या फिर तेजू बच जाएगी, और बचेगी तो फिर क्या होगा आगे। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। दरमियाँ कुछ तो है तेरे मेरे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सुन लिया करो नालायको।